आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था और रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन कैसे ये 1991 में टूट गया और कैसे यूरोप और अमेरिका की जो साजिशें थी वो कामयाब रही। हम ये समझेंगे कि कैसे सोवियत संघ अपने ही जाल में फंसता चला गया और परिणाम निकला कि उसके इतने टुकड़े हुए जिन्हें वो संभाल भी नहीं पाया। तो आज हम उन कारणों को देखने वाले हैं जिन्होंने सोवियत संघ को विभाजित किया। तो यहाँ पर कुछ पृष्ठभूमि है, यहाँ पर आप इनसे कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं कि 1917 में लेनिन की क्रांति से शुरुआत हुआ साम्यवादी रूस का सफ़र 1991 में आकर कैसे समाप्त हो गया और 1991 के बाद से आप देखेंगे कि रूस जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट प्रकार का साम्यवादी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि साम्यवादी सरकारें जहाँ भी होती हैं वहाँ पर पूरी तरह से सरकारीकरण होता है, निजीकरण का विरोध होता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि रूस में बहुत सारी निजी कंपनियाँ हैं और बहुत सारे निजी संस्थानों को वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि 1991 के उस बड़े हादसे के बाद रूस ने यह सबक ज़रूर लिया कि अब उसे सॉफ्ट अपने कम्युनिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं वे कौन से कारण थे जिन्होंने सोवियत संघ को विघटित कर दिया। सोवियत संघ का विघटन इतने नाटकीय ढंग से हुआ कि किसी को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। इतिहास या राजनीति विज्ञान के किसी विशेषज्ञ ने इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी। यह सब कैसे हुआ, इसका विश्लेषण इतने समय से चल रहा है, किंतु कोई इसकी अंतिम व्याख्या सामने नहीं आ पाई है। कोई छिटपुट व्याख्याएं समय समय पर दी जाती रही हैं। उन्हें जोड़कर सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे कारणों को देखने वाले हैं, कम से कम 8 कारण हम यहाँ पर देखने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन की। तो जो आपको सही सही लगे या फिर जो आपको जल्दी याद हो जाए, आप उन्हें अपने आंसर में लिख सकते हैं। देखिए, पहला कारण आता है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो ये इस समय यहाँ पर के राष्ट्रपति थे विभाजन के समय और इससे पहले के समय पर, क्योंकि इनकी नीतियों के कारण ही रूस का विभाजन हुआ, यूएसएसआर का विभाजन हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण गोर्बाचेव की नीतियाँ थी। 1985 में सोवियत संघ के साम्यवादी दल के तत्कालीन महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव ने जनमानस की अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए सोवियत राजनीतिक प्रणाली में दो महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों का सूत्रपात किया। पहला था पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्गठन और दूसरा था रीस्ट्रक्चरिंग बोलते नहीं बन रहा, सॉरी, रीस्ट्रक्चरिंग इसे कहेंगे, और अर्थात राजनीतिक प्रणाली को अधिक उदार और उत्तरदायी बनाने की दिशा में ये क्या है भैया, ग्लानानास्त यानी कि खुलापन। अगर आपको ये टर्म याद ना हो तो आप हिंदी वाली ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये पल्ले नहीं पड़ने वाली है। खुलापन अर्थात ज़्यादा खुली और परामर्श मूलक सरकार और सूचना के व्यापक प्रसार की नीति को अपनाने का काम किया। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ था नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ नया सरोकार, सूचना का मुक्त प्रवाह, बाजार प्रणाली की सीमित शुरुआत और शासन के अंगों के लिए प्रभावी शक्ति। क्योंकि इससे पहले, अभी तक आपको पता होगा कि इससे पहले 1985 से पहले तक रूस में इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि वहाँ पर कुछ भी सरकारी टेलीविज़न के अलावा कोई दूसरा टेलीविज़न नहीं मिलेगा, सरकारी कंपनियों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। समाचार पत्र भी केवल सरकारी छपेगा, उसमें और कुछ नहीं छप सकता। सरकार पूरी तरह से रेगुलेट करके, जैसे अंग्रेज़ हमारे साथ करते थे कि नहीं, कि हर चीज़ आपको छपवाने से पहले हमें दिखानी पड़ेगी और जो कुछ होगा सब अंग्रेज़ों की इजाज़त से होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। समाचार पत्र सरकारी थे पूरी तरह से, न्यूज़ चैनल पूरे सरकारी थे और कंपनियाँ भी पूरी तरह से सरकारी थी। तो यहाँ पर गोर्बाचेव ने ये किया है कि थोड़ा थोड़ा उदार व्यवस्थाओं को अपनाने का प्रयास किया, क्योंकि अभी तक वे साम्यवादी दलों के नियमों का औपचारिक
औपचारिक अनुमोदन मात्र करते थे। इन सब परिवर्तनों ने उदार संविधानवाद की ओर झुकाव का संकेत मिलता है। इस प्रवृत्ति ने सार्वजनिक समस्याओं की खुली चर्चा को प्रोत्साहन दिया, जब पहली बार सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किया गया कि देश में अतिमत्तता यानी कि अल्कोहलिज्म या वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं की लत किस हद तक फैल चुकी थी। इस नए वातावरण में कई औपचारिक समूह और संगठन उभर कर सामने आए, जिन्होंने युवा पीढ़ी के ढेर सारे सदस्यों को राजनीतिक सभा समितियों, परमाणुविदियों, वादियों और राष्ट्रवादी संगठनों की ओर आकर्षित किया, किंतु उदार नीति के कारण विघटनकारी तत्वों को भी बढ़ावा मिला। अब यहाँ पर ये जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि जो इस समय पर जो महासचिव थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उदारवादी व्यवस्थाएं अपनाई, उनसे ये हुआ कि जो अब तक रूस की जनता पूरी दुनिया से बंद टाइप की थी, अब उनके लिए पूरी दुनिया खुल गई, एक प्रकार से उनका पुनर्जागरण हो गया। अब धीरे धीरे उनके लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ों की मांग करना, उनके क्षेत्र की मांग करना, धीरे धीरे उनके लिए सभी चीज़ें होती जा रही थी और कह सकते हैं कि रूस के विभाजन का एक कारण बना। सोवियत संघ के सत्तावादी नियंत्रण में ढील। इन सब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों पर सोवियत संघ के सत्तावादी नियंत्रण में ढील आ गई। वहाँ जन विरोध इतना मुखर हो गया और राजनीतिक गतिविधियाँ इतनी तेज हो गई कि इन देशों ने एक एक करके समाजवादी प्रणाली को त्याग दिया। इस तरह रोमानिया ने 1989, पूर्वी जर्मनी जो 1990 में पश्चिमी जर्मनी के साथ मिल गया, पोलैंड 1990, हंगरी 1990, बल्गारिया 1990 और चेकोस्लोवाकिया ने 1992 में समाजवादी प्रणाली को त्याग दिया और ये काफ़ी लिबरल हो गए, जैसे भारत है। इन्हीं तीनों 1991 में यूगोस्लोवाकिया जैसे गुटनिरपेक्ष समाजवादी देश ने समाजवाद का त्याग कर दिया और स्वयं सोवियत संघ 1991 में भी समाजवाद का पतन हो गया और यहाँ अनेक स्वाधीन देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ ने 15 गणराज्यों में से 12 गणराज्यों ने रूस के नेतृत्व में स्वाधीन राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी कि CIS का निर्माण किया। इन गणराज्यों के नाम हैं अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा यानी कि मोल्दोविया, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन तथा उज़्बेकिस्तान। शेष 3 गणराज्य थे लाटविया, लिथुआनिया तथा एस्टोनिया और इन देशों ने राष्ट्रमंडल से बाहर रहने का निर्णय लिया। दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो अभाव था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अभाव था, वहाँ पर अब चीज़ें खुलने के कारण अब लोग खुलकर अपनी बातें करने लगे थे। सोवियत प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों के लिए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और अच्छे रहन सहन की व्यवस्था तो कर दी गई थी, किंतु उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्रायः वंचित रखा गया था। जनसंपर्क के साधन पूरी तरह सरकार और साम्यवादी दल के नियंत्रण में थे। लोगों को सारी सूचना केवल सरकार के माध्यम से प्राप्त होती थी और जो उनके अनुभव और निरीक्षण से मेल नहीं खाती थी, अतः सरकारी सूचनाओं से उनका विश्वास उठ गया था। वे सच को जानने के लिए झटपटाने लगे थे। जब सरकार की वैधता कम होने लगी, तब सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। स्वाभाविक सी बात है, वे लोग सरकार से परेशान हो चुके थे। अब वे मौके तलाश रहे थे और ऊपर से सरकार ने थोड़ी उदारवादी प्रवृत्ति अपनाकर उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करने में पूरी मदद की। अब वे अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करने के लिए, चूँकि अब वो बहुत सारी चीज़ों को जानने लगे थे, अब उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि उनका जीवन किस प्रकार है। अब वो धीरे धीरे अपनी अभिव्यक्ति के लिए झटपटाने लगे थे। उत्पादकता में गिरावट। सोवियत संघ में सब नागरिकों को काम पर लगाकर रोजगार तो दे दिया था, किंतु उद्योग में उत्पादकता इतनी नहीं बढ़ पाई जितनी ढेर सारे लोगों को काम पर लगाने से बढ़नी चाहिए थी। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई लागत के हिसाब से उनकी कीमतों को बढ़ाना मुश्किल था, क्योंकि ऐसी कार्यवाहियों को उनके सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता था
और उनके विरुद्ध सार्वजनिक सेस के संकेत मिलने लगे थे। लोगों को बाजार की परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की आदत नहीं रही थी। वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह सरकार पर आश्रित हो गए थे। चारों ओर अभाव की स्थिति में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों का जीवन और भी दूभर हो गया। इस संकट से उभरने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु विदेशी वित्त संस्थाओं ने ऐसी कोई भी सहायता देने के लिए यह शर्त रखी कि वह बाजार प्रणाली को लागू करना जरूरी होगा। इस वजह से वह समाजवादी व्यवस्था को समेटना जरूरी हो गया, और ये भी एक कारण बन गया रूस के यूएसएसआर के विघटन का। राज्य निर्माण की उपेक्षा। सोवियत संघ में राजनीतिक दल को संगठित करने और शक्तिशाली बनाने पर जितना ध्यान दिया गया था, उतना राज्य की संस्थाओं के निर्माण पर नहीं दिया गया था। व्यवहार के धरातल पर संपूर्ण राजतंत्र साम्यवादी दल पर उपाश्रित बनकर रह गया था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको बोर मार रहा होगा, इसलिए भैया बस ध्यान से सुनते जाइए और लगे रहिए वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। दल की सदस्यता एक विशेषाधिकार बन गई थी, जिसने एक नए विशिष्ट वर्ग को जन्म दिया था। यूगोस्लाविया के मार्क्सवादी विचारक मिलोवान जिलास ने अपनी कृति द न्यू क्लास यानी कि नवोदित वर्ग के अंतर्गत ऐसे नवोदित वर्ग की संज्ञा दी थी जिसने वर्ग विहीन समाज की संकल्पना को पीछे ढकेल दिया था। दल के नेतृत्व को इतना महत्व दिया जाता था जो व्यक्ति पूजा के स्तर तक पहुंच गया था। लोकतंत्र की भावना को न तो दल में कोई जगह दी गई थी, न समाज में। जब जन विरोधी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे दल की वैधता गिरने लगी और फिर दल में भी दरार पैदा हो गई, तब राज्य का ढांचा भी अकस्मात धराशायी हो गया। यानी कि शुरुआत में जब मार्क्सवादी सरकारों या फिर साम्यवादी सरकारों का उदय हुआ, तो प्रारंभ में बहुत खुश थे और एक लंबे समय तक साम्यवादी सरकारों ने इनका विकास किया। लेकिन एक समय पर आकर क्या हुआ कि इनके जो नेता थे, उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली जैसे वो ईश्वर के प्रतिनिधि होंगे, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कठोरता को इतना ज़्यादा लाद दिया रूसी जनता पर कि वो छटपटाने लगी कि उन्हें कुछ मौका मिले, कुछ ऐसा मिले जो उनका जीवन बदल कर रख दे। फिर हुआ ये कि राष्ट्रपति ने, जो उनकी सरकार है, उन्होंने थोड़े उदारवादी प्रावधान लाए, जिससे ये हुआ कि एक प्रकार से पुनर्जागरण की लहर सी आ गई रूस में। और फिर लोगों को लगा कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, तो वो अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढने लगे। और फिर धीरे धीरे ये आवाज़, ये आंदोलन बढ़ते गए और इनका परिणाम निकला रूस का विभाजन। दोस्तों, यहाँ पर धर्म के प्रति झुकाव भी एक महत्वपूर्ण कारण रखता है। ये कारण इसलिए रखता है क्योंकि जो रूस है वो मार्क्सवादी क्रांति से वहाँ पर साम्यवाद आया, और जो मार्क्सवाद है वो ईश्वर को पूरी तरह निराधार बताता है, और जो मार्क्सवादी होते हैं या साम्यवादी होते हैं वो होते हैं नास्तिक, यानी कि वो ईश्वर में नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सोवियत संघ के कुछ ऐसे हिस्से भी थे जहाँ पर धीरे धीरे ईसाईयत या इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा था। अब यहाँ पर इनके धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही थी, जिसके चलते इनके मार्क्सवादी रवैये में अब गिरावट आने लगी थी, और इनके धर्म के प्रति झुकाव भी यूएसएसआर के विभाजन का कारण बना। कारण इसलिए बना क्योंकि यूएसएसआर पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष राष्ट्र था, क्योंकि वो धर्म को मानता ही नहीं था। वहाँ पर कोई भी धर्म नहीं था, इसलिए जो अपना धर्म मानना चाहते थे उन्हें लगा कि उन्हें अपनी संस्कृति को अलग रखना चाहिए। इस प्रकार से छोटे राष्ट्र जातियों में असंतोष। सोवियत संघ में 7 दशकों तक समाजवाद की शिक्षा और प्रचार के बावजूद लोगों के मन में सजातीय आकांक्षाओं को दूर नहीं किया जा सका। सोवियत संघ के अनेक राष्ट्र जातियों के लोगों के संयोग से बना था, किंतु वहाँ अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर व्यवसायों में रूसी लोगों की प्रधानता थी। यानी कि रूस का कोई भी हिस्सा क्यों न हो,
जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर ऐसा हो कि पूरे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की लोकसभा से ही चुनकर आए, तो फिर अलग अलग राज्यों के मन में और वहाँ के लोगों के मन में ये ज़रूर आएगा कि भाई साहब हमने क्या किया, हम भी तो भारत के हिस्सा हैं, हमारे यहाँ से कोई कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनता। इसलिए कोई भी सरकार हो वो पूरा ये ध्यान रखती है कि अलग अलग क्षेत्रों से भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाने चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों से मंत्री देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन रूस में ऐसा नहीं था। महत्वपूर्ण पदों पर जो व्यक्ति होते थे वो रूसी होते थे। लिथुआनिया का कोई नहीं होता था। बाल्टिक राज्य, जिन्हें बाल्टिक नेशन किसे कहते हैं, तो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को बाल्टिक नेशन कहते हैं। मालदीविया भी इसमें आता है। यूक्रेन, आर्मेनिया, ये इधर से भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता था। महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति रूसी होते थे, जिसके चलते इनके मन में ये भावना पैदा हुई कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है। 8वां बिंदु आता है, 8वां कारण आता है कि साम्यवादी व्यवस्था मानवीय स्वभाव के प्रतिकूल है। साम्यवादी व्यवस्था मानवीय स्वभाव के प्रतिकूल है। मनुष्य स्वभाव स्वतंत्रता प्रेमी होता है। वह अपनी इच्छा स्वभाव के अनुसार जीना चाहता है। उसमें नैतिकता, सहानुभूति, प्रेम, संवेदनशीलता, प्रेम आदि मानवीय गुण होते हैं। किंतु साम्यवादी व्यवस्था में मानवीय गुणों का कोई महत्व नहीं था। उनका नैतिकता से कोई संबंध नहीं था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस व्यवस्था में नैतिकता का अभाव होता है वह मानव स्वभाव के अनुकूल नहीं होती और वह नष्ट हो जाती है। इसी कारण विश्व में साम्यवाद का पतन हुआ और रूस के विघटन का भी यही महत्वपूर्ण कारण हुआ। जो साम्यवाद है वो भौतिकवाद पर ज़्यादा बल देता है और मानववाद पर बल नहीं देता। जबकि मानववाद भी मनुष्य में होना चाहिए, दर्शन भी मनुष्य में होना चाहिए, उदारवाद भी मनुष्य में होना चाहिए, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और इन सब के बगैर साम्यवाद ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। तो हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि कैसे साम्यवाद के चलते सोवियत रूस का विघटन हुआ 1991 में, और विभिन्न कारणों के ज़रिए हमने समझा कि कैसे धर्म का प्रभाव कुछ क्षेत्रों पर बढ़ने लगा था। छोटे छोटे राष्ट्रों, छोटे छोटे जो हिस्से थे, उनके मन में असंतोष पनप रहा था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है रूस में, यूएसएसआर में। यहाँ पर जो मानववाद था वो भौतिकवाद पर हावी होने लगा था। इनकी जो विचारधारा थी कि सभी को रोज़गार मिलना चाहिए, इसने योग्यता को खा गया था। क्योंकि जो योग्य व्यक्ति है वो भी 10,000 रुपये में काम कर रहा है और जो आलसी व्यक्ति है वो भी 10,000 रुपये में काम कर रहा है। इसके कारण उत्पादकता में भारी गिरावट आई और यूएसएसआर की व्यवस्थाएं कोलैप्स कर गई और इसका विभाजन हो गया। राज्य निर्माण की उपेक्षा, यानी कि जो राज्य अपने आप को अलग चाहते थे उनकी आवाज़ को दबाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर वे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निकले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव भी यहाँ पर रहा, जिसके चलते लोगों ने विरोध किया और अपनी अभिव्यक्ति, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की भावना को आगे बढ़ाया। सोवियत संघ के सत्तावादी जो उस समय की सरकार थी, उनके कुछ ढीलों ने भी सोवियत संघ के विभाजन के लिए जिम्मेदारी उठाई। अगर सरकार इस समय पर कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाती और कुछ घटनाओं को होने से रोक देती तो शायद रूस बहुत विशालकाय क्षेत्रफल के साथ आज भी मौजूद होता। मिखाइल गोर्बाचेव जो कि राष्ट्रपति थे, उनकी नीतियों ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और कह सकते हैं कि जिस तरह से 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूस महत्वपूर्ण जिम्मेदार थे उस समय की घटना को होने में, इसी तरह सोवियत संघ के विघटन में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ और इनका उदारवाद। दोस्तों, यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया कि यूएसएसआर, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और कैसे सोवियत संघ विघटित हुआ और रूस में तब्दील हो गया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप और किस तरह की अपेक्षाएं हमसे रखते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देख रहे होंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।